नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आज फिर अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है वेव्स, या अगर हिंदी में हम लोग इसको कहें तो तरंगे। तरंगों को पढ़ने के लिए हमें कुछ बातों को पहले भी देखना होगा, तो वही मेरे साथ आप लोग देख लीजिएगा। एक्चुअल में तरंगों की आवश्यकता क्या है या तरंग कार्य क्या करती है, ये सारी बातें हमें देख लेनी है। तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एक जिसे आप लोग बोलते हैं मैटर और दूसरा होता है एनर्जी। मैटर और एनर्जी, कोई भी मैटर मतलब पदार्थ जिसे हम लोग द्रव्य बोलते हैं, वो और उसमें एक्टिविटी लाने के लिए या मोशन लाने के लिए एक और यूँ कह लीजिएगा कोई नेम या रूप जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। तो एनर्जी वो चीज़ है जो मैटर में मोशन लाती है, गति लाती है। बिना एनर्जी के किसी भी प्रकार का कोई मोशन आपको नज़र नहीं आएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी के अलग अलग प्रिंसिपल हैं। जब कभी हम एनर्जी पे बात करेंगे तब सीखेंगे। वैसे आप एनर्जी कंजर्वेशन का नियम पढ़ते हैं, जिसमें सामान्य तौर से बात कही जाती है कि ऊर्जा को यानी कि एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार एनर्जी का एक फॉर्म आप और देखेंगे जिसमें आपको पता चलता है कि एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। तो ये हम जो एनर्जी ट्रांसफ़र पढ़ने वाले हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि बनाई नहीं जा सकती, बिगाड़ी नहीं जा सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो फॉर्म में हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, फॉर्म चेंज नहीं कर रहे, बल्कि एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक ले जाने की बात हो रही है एनर्जी ट्रांसफ़र की। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो उसी के लिए एक फंक्शन काम करता है जिसे हम लोग वेव बोलते हैं या तरंगे बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हमें फ्लो करके लेके जाना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप, एक शब्द वेव। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि वेव्स अलग अलग फॉर्म में काम करती है, तो कैसे, वो मेरे साथ आप बोर्ड पर देखिएगा। तो साथियों, वेव्स के दो प्रकार हो जाते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों ही प्रकार बड़े इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में। जिसमें आप देखेंगे मैकेनिकल वेव, ये नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। या जिन्हें हिंदी में अगर मैकेनिकल वेव को हम कहें तो ये यांत्रिक तरंगे बोली जाती हैं, और ये अयांत्रिक। आपको ध्यान ये रखना है कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं और नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, इसमें अंतर एक ही चीज़ को लेकर के डिफरेंस है, और वो अंतर है मीडियम को लेकर के। तो साथियों, अगर आपको पता है कि अगर एनर्जी को दूसरी एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए दोनों ही तरीके काम हो सकते हैं। यानी कि उसमें माध्यम की आवश्यकता हो भी सकती है, मीडियम की, और माध्यम की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। तो बस मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स में यही अंतर है कि अगर मीडियम की आवश्यकता है तो वो क्या कही जाएगी, मैकेनिकल वेव। और अगर मीडियम की आवश्यकता नहीं है, बिना मीडियम के माध्यम से ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो इतना तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले मैकेनिकल वेव्स को पढ़ेंगे, फिर नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आप पहले मेरे साथ आइएगा मैकेनिकल वेव्स पे। तो चलिएगा आगे चलते हैं। मैकेनिकल वेव्स में आप लोग देखेंगे कि पहली बात तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि इसको चलने के लिए या इसमें एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या ज़रूरत होती है, मीडियम की। तो माध्यम आपको जरूर रखना चाहिए याद। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये दो तरीके से बढ़ जाती हैं। मैकेनिकल वेव्स को हम बांटते हैं, एक तो ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसफर वेव्स, या आप जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ हिंदी में अगर देखें, और दूसरा होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिन्हें हम अनुदैर्ध्य बोलते हैं। अब दोनों ही चीज़ों में अंतर है, ट्रांसवर्स वेव्स में भी और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि
अनुदैर्ध्य में भी। अब अंतर क्या है, अगर हम मूलभूत अंतर देखेंगे ट्रांसवर्स में और लॉन्गिट्यूडनल में, तो उससे पहले हमें एक छोटी सी बात को समझना जरूरी है जो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। तो जैसे हमें कुछ चीज़ें, जैसे एक होता है आपका लैम्डा, जिसे आप लोग बोलते हैं तरंगदैर्ध्य। मेरे साथ देख लीजिएगा एक बार, लैम्डा मतलब तरंगदैर्ध्य। अभी हम एक उससे भी देखेंगे, एक शॉर्ट से भी। एन जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। ए एम्पलीट्यूड या जिसे हम लोग बोलते हैं आयाम। इस तरीके से आपको तीन चीज़ों को समझना जरूरी है, जिसमें लैम्डा तरंगदैर्ध्य, एन फ्रीक्वेंसी आवृत्ति और ए मतलब एम्पलीट्यूड आयाम। तो इन्हीं की चीज़ों को हम अनुप्रस्थ में भी देखेंगे और इन्हीं चीज़ों को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसवर्स में चल रहे हैं। तो चलिएगा मेरे साथ, मैं एक डायग्राम भी आपके सामने बनाने वाला हूं, तो वो चीज़ आप लोग देखते रहिएगा। इसको मैं साफ़ कर देता हूं ऊपर से, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, जगह बन जाएगी। तो इसमें पढ़ने वाले हैं हम ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में हम लोग देखने वाले हैं एक माध्य स्थिति या इक्विलिब्रियम जिसे आप लोग कहना चाहें, वो ये पॉइंट वो है जो इक्विलिब्रियम की स्थिति है। अगर हम वेव को आगे की तरफ बढ़ाएं तो इसमें आप देख सकते हैं इस फॉर्म में, तो ऐसे करके वेव आगे की तरफ बढ़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेव की डायरेक्शन भी होती है। अगर वेव इधर की डायरेक्शन में बढ़ रही है तो वेव की जो दिशा होगी तो ये इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि इधर से लेकर के इधर की तरफ अगर वेव आगे बढ़ रही है तो डायरेक्शन ऑफ वेव कही जाएगी। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इसमें जो ऊंचाई वाले पॉइंट हैं और गहराई वाले पॉइंट, इन दो पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये बोला जाता है इसका शीर्ष और ये गर्त, शीर्ष या गर्त। अंग्रेजी में मैं आपको साथ साथ बता दूं तो इसको बोलते हैं क्रेस्ट, CREST क्रेस्ट, और इसको बोलते हैं ट्रो, TROUGH। तो शीर्ष और गर्त में ये करके बटा हुआ होता है, और एक शीर्ष से लेकर के दूसरे शीर्ष तक, यानी कि ये, या एक ट्रॉ से लेकर के दूसरे ट्रॉ तक। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं क्रेस्ट और ये TROUGH। तो या तो एक क्रेस्ट से लेकर के दूसरे क्रेस्ट तक या एक ट्रॉ से लेकर के दूसरे ट्रॉ तक, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये कहलाती है आपकी लैम्डा, या जिसे हम लोग बोलते हैं तरंगदैर्ध्य। अभी आप आगे जो पढ़ने वाले हैं कि कुछ वेव्स की वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य ज़्यादा लंबी होती है तो उसमें क्या फ़र्क होगा आपको समझ आ जाएगा, और जिनकी तरंगदैर्ध्य छोटी होती है उसका क्या रोल होता है वो भी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। पहले आप एक बार ये सारी चीज़ें मेरे साथ देख लीजिएगा। तो लैम्डा आपको समझ में आ गया होगा, या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट या फिर आप देखेंगे ट्रॉ से ट्रॉ, ये आपका होता है लैम्डा। दूसरी बात कि कोई वेव कितनी ऊंचाई तक या कितनी दूर तक जा रही है माध्य स्थिति से, ये इसकी माध्य स्थिति बोली जाती है। इसके ऊपर और इसके नीचे, तो ये दोनों साइड में लगभग इक्वल होती हैं, और ये कहलाया जाता है उसका एम्पलीट्यूड, या जिसे आप लोग बोलते हैं आयाम। तो अब आपकी समझ आ गई होगी कि ये जो साइकिल दिख रहा है ये जितनी ऊंचाई तक भी जा रही होगी ये इसका आयाम कहलाएगा, और ये इसका एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक तरंगदैर्ध्य या लैम्डा ऐसे इधर है, ये सारी बातें। दूसरी बात, अगर एक साइकिल हम लोग देखें तो अगर कोई भी साइकिल यहाँ से शुरू करेंगे तो पहला साइकिल यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से चलने के बाद ये साइकिल यहाँ पे जाकर के समाप्त हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से शुरू हुआ, ये गया और ये यहाँ तक, या अगर आप यहाँ से शुरू करना चाहते हैं तो वन साइकिल यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से ये साइकिल्स बटे हुए होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम किसी वेव की बात करेंगे तो उसमें तरंगदैर्ध्य, आवर्ती और आयाम, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि तरंगदैर्ध्य, आवर्ती और आयाम आपको समझ आ गई होगी। तो चलिएगा अब बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की। तो ट्रांसवर्स वेव में आप ये सारी चीज़ें तो देखे हुए हैं, कुछ बातें और आप साथ में देख लीजिएगा। ट्रांसवर्स वेव्स में जो पहली बात है उसके लिए क्या, कि जो माध्यम के कण, मीडियम
साथियों ये तो हमें पता है कि ट्रांसवर्स वेव्स में और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं दोनों में ही हमें मीडियम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम, पहली बात तो देखेंगे माध्यम कौन सा होता है। तो मीडियम इसमें आपके देखेंगे एक तो सॉलिड, जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो सॉलिड से होकर के जा सकती है, और अपर साइड ऑफ लिक्विड। दो बातों का ध्यान रखना है कि ये वेव्स हर माध्यम से नहीं चल सकती, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड से गुजर सकती हैं ये वेव्स, या फिर जो अपर लेयर है वाटर की वहाँ से गुजर सकती हैं। तो जैसे आप लोग देखेंगे कि अगर आप किसी हथौड़े से या किसी और चीज़ से स्ट्राइक करते हैं किसी सॉलिड चीज़ पर, तो उसमें जो वेव्स चलती हैं वो होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। या आपने देखा होगा कि जब तालाब पूरा शांत होता है उसमें पत्थर अगर फेंक के मार दें तो वो ऐसे फ्लो करता हुआ, जैसे पत्थर यहाँ पे गिरा, आप अगर इधर को देखें, यहाँ पत्थर फेंक करके मारा तो वेव्स ऐसे करके चारों दिशाओं की तरफ चलनी शुरू कर देती है। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, अगर जैसे यहाँ पे पॉलीथीन अगर पड़ी हुई है तो वो पॉलीथीन वेव के साथ साथ आगे के नहीं बढ़ जाती है, बल्कि वो ऊपर नीचे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यही है, माध्यम के कण जो मोशन करते हैं या फ्रीक्वेंसी मतलब इसको मूव करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि जो एक तो वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल के डायरेक्शन। मैं यहाँ पे और दिखा देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइएगा। तो दो डायरेक्शन याद रखनी है, माध्यम के कणों की वाइब्रेशन की डायरेक्शन और दूसरी तरंग की डायरेक्शन। तो ये दो चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे कि जो तरंग की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ, और जो माध्यम के कण हैं, एक तो तरंग की डायरेक्शन होगी इधर, और जो माध्यम के कण हैं यानी कि जो मीडियम, चाहे वो जो भी हो, सॉलिड हो या लिक्विड, तो उसके जो पार्टिकल हैं अगर वो ट्रांसवर्स यानी कि 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं और तरंग इधर की तरफ मूव कर रही है, ऐसे अगर आप देखेंगे ऐसे करके, और ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं ऐसे करके, तो ये कहलाएगी आपकी ट्रांसवर्स वेव्स। और बेहतर उदाहरण मैं अभी देख चुका हूँ कि अगर कोई पत्थर आप तालाब में मारते हैं और इसमें कोई पॉलीथीन पड़ी है तो सिर्फ ये ऊपर नीचे बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी, लेकिन ये तरंग के साथ साथ आगे की डायरेक्शन में नहीं बढ़ती। तो इसी वजह से ये आपको पता चल जाएगी ये एक टाइप की ट्रांसवर्स वेव है और ईजी है। ट्रांसवर्स वेव के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ट्रांसवर्स वेव, एक तो ये दोनों जो हैं 90 के एंगल पे काम करते हैं, ये डायरेक्शन तरंग की है और दूसरी डायरेक्शन माध्यम के कणों की है। तो इस तरीके से ये ट्रांसवर्स वेव हो जाती है। दूसरी बात, सॉलिड और लिक्विड की अपर साइड पे वर्क करती है। तीसरी बात, अगर माध्यम जहाँ से गुजरती हैं तो उसमें दो प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। दो कौन सी हैं? एक तो आपकी इलास्टिसिटी और दूसरी इनर्शिया। इनर्शिया बोलते हैं जड़त्व को। तो जड़त्व भी होना चाहिए और इलास्टिसिटी, जिसमें आप वो खींचने वाला गुण क्या बोलते हैं, हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा, आप ध्यान रखना है इलास्टिसिटी। तो ये दो गुणों का होना जरूरी है और इस तरीके से ये मूव कर जाती है। मैं समझता हूँ कि शायद ट्रांसवर्स वेव्स आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो चलिएगा, ये बातें अगर आपकी समझ आ गई होंगी तो आसान है दूसरी वेव को समझना। दूसरा देखेंगे आप ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स के बाद लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आप देखेंगे अगर, तो यहां पर देखें, ये बनाने का तरीका अलग अलग भी हो सकता है। तो कुछ लोग ऐसे करके भी बना सकते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसमें पहली बात आपको ध्यान रखना है कि मीडियम की आवश्यकता तो होती ही है, क्योंकि हम दोनों मैकेनिकल वेव्स का बात कर रहे थे। मैकेनिकल वेव्स के दो हिस्से, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, तो दोनों में मीडियम की आवश्यकता होती है। लॉन्गिट्यूडनल में आप देखें कि ऑल मीडियम्स, और जबकि ट्रांसवर्स वेव्स में आप देख रहे हैं कि सॉलिड और अपर साइड ऑफ लिक्विड। तो
तो अपर साइड ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, और यहाँ पे सारे मीडियम से वर्क करती है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो वेव है आगे की तरफ फ्लो करती है तो वो कैसे मूव करती है। तो ये मूव करती है, देखो यहाँ पे दिख सका होगा ये ज़्यादा पास पास नज़र आ रहे हैं, दूर दूर नज़र आ रहे हैं, तो ये कुछ विशेष बातें हैं। तो ये भी दो तरीके से, जैसे वो क्रस्ट में और ट्रॉ में काम कर रही थी, ऐसे ये एक बात करती है कंप्रेशन, या जिसे संपीड़न बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है ये दूर दूर वाला पॉइंट, ये इसका है रिफ्रैक्शन, या इसे विरलन बोलते हैं। तो दो तरीके से देखना है आपको, संपीड़न और विरलन। तो यहाँ जो माध्यम थोड़ा सा अलग अलग दिखता है, दूर दूर पार्टिकल, और यहाँ पर पास पास पार्टिकल दिख जाते हैं। तो इसमें एक विशेष बात है कि आप लोग ये देखेंगे कि जब भी माध्यम का दाब और या घनत्व, डेंसिटी, माध्यम का दाब और घनत्व अगर ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा होने पर आपकी जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि अधिक होने पर मैक्सिमम कंडीशन पे है और ये मिनिमम कंडीशन पे है। मतलब यूँ कहने का मतलब है कि जितना दाब और घनत्व कम होगा मीडियम का, उतना जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर रहेंगे, और जितना कंप्रेशन ज़्यादा होगा यानी कि दाब और घनत्व ज़्यादा होगा उतने ही पार्टिकल पास आएंगे। तो इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो वैसे ही ये कंडीशन है, सारे मीडियम में वर्क करती है, और दाब और घनत्व ये इसके विशेष रोल हैं। और आपको तीसरी बात जो विशेष ध्यान रखनी है कि इसमें जो पार्टिकल के मतलब डायरेक्शन ऑफ द वेव है, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ वेव है उसी डायरेक्शन में आपके मीडियम के पार्टिकल भी मूव करते हैं। पार्टिकल ऑफ मीडियम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टिकल ऑफ मीडियम भी उसी डायरेक्शन में, जैसे हम लोग बोल रहे हैं साउंड वेव, ये भी हमारी एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो जिस डायरेक्शन में, जैसे मैं सामने की तरफ बोल रहा हूँ, तो सामने की तरफ ही डायरेक्शन वेव की चल रही है, और उसी तरफ में जो वाइब्रेशन होते हैं पार्टिकल के वो भी उसी डायरेक्शन में होती है। तो चाहे वो भूकंप की वेव हो, या फिर हमारी साउंड वेव हो, या फिर अन्य जो स्प्रिंग में वगैरह में होती है, आप देख सकते हैं स्प्रिंग ऐसे करके बना होता है, तो उसमें भी चलने वाली जो वेव्स हैं वो भी एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आप लोग देख सकते हैं एक चीज़ और, वो है आपका मैकेनिकल वेव के बाद नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब नॉन मैकेनिकल वेव्स में आपको पहली बात जो विशेष ध्यान रखनी है वो ये होती है कि इसमें नो मीडियम, इनमें किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और मीडियम की आवश्यकता ना होने के साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि ये जो कही जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोली जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये कई प्रकार की हो सकती हैं। आपको बस मैं थोड़ा सा एक चार्ट बना करके दिखाने वाला हूँ, और वो चार्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस चार्ट को आपको विशेष तौर से पढ़ना है, और बस इसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं है। तो वो चार्ट एक बार मेरे साथ देख लीजिएगा। चार्ट भी मैं पूरा नहीं बनाने वाला, बस उसमें कुछ क्रम आपको ज़रूर याद रखना है। तो जैसे ये होती हैं लॉन्ग वेव्स, लॉन्ग वेव के बाद शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव के बाद आप देखेंगे कि इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें जिन्हें बोलते हैं। इसके बाद आपकी होती हैं विजिबल लाइट के बाद आप देखेंगे अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्स रेज, और उसके बाद आपकी गामा रेज। मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, लॉन्ग वेव्स, शॉर्ट वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और बाई रेज, इस तरीके से क्रम लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो ही चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है, लैम्डा और एन, यानी कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो लैम्डा अगर हम नीचे की तरफ चलें
वैसे जो मैकेनिकल वेव हैं इनकी कोटि 10⁻⁴ से -4 से 10⁻⁻14 से 10⁻14 तक, इतने मीटर तक की इनकी वेवलेंथ होती है लैम्डा की वर्क, 10⁻⁻14 से 10⁻14 तक। और जैसे जैसे आप इससे नीचे की तरफ चलते हैं तो लैम्डा इंक्रीजेस, वैसे वैसे लैम्डा बढ़ता जाता है 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻14 तक। और अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ घटती जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है लैम्डा इक्वल्स 1/n या n इक्वल्स 1/λ, एक फार्मूला होता है, यानी कि अगर लैम्डा बढ़ेगा तो n डिक्रीज हो जाएगा और n अगर बढ़ता है तो लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग दोनों को ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी कोटि। और होमवर्क भी यही है आप लोगों का आज का, आप लोग बताएं कि जो हमारा विजिबल लाइट्स हैं, क्योंकि ये लाइट्स हम लोग साधारणतः आंखों से नहीं देख सकते, आप केवल विजिबल लाइट की जो लेंथ है यानी कि विशेष लैम्डा वाली लाइट से हम लोग देख सकते हैं। तो वो कितना रेंज है विजिबल लाइट का जिसमें हम लोग वस्तुओं को आसपास देख लेते हैं। तो बस मैं समझता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा और बातें हम लोग बाद में भी करेंगे, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग उन बातों को लिख दीजिएगा। जय हिंद।